नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। बाल विकास में आपके दो टॉपिक सिलेबस के रह गए हैं, एक अधिगम के सिद्धांत और एक सांख्यिकी। तो ये दोनों टॉपिक आज हम आपको करा देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो क्लास है वो शाम 6 बजे आती है, तो शाम 6 बजे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक क्लास आती है प्रत्येक दिन। तो अधिगम के सिद्धांत में आपके थाइंडाइक, पावलव, स्किनर, कॉलर, जीन पियाजे, बूनर, हल और वाइगोस्की, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे और इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो प्रश्न आते हैं अधिगम के सिद्धांत थे, अधिगम के सिद्धांत से वो थाइंडाइक, पावलव, स्किनर और कॉलर से है। इन्होंने क्या किया है, जो सीखने के सिद्धांत दिए हैं उसमें किसी न किसी पर प्रयोग किया है। तो जो थाइंडाइक ने प्रयोग किया था वो किस जानवर पर किया था, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हम आपको बता दें, थाइंडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था, पावलव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने किया था चूहे पर, और कॉलर ने किया था बनमानुस, या फिर जिसका नाम जिसे बनमानुस या फिर सुल्तान नामक जो चिंपांजी था उस पर किया था। तो ये एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसी प्रकार से आपको समझाते हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार कराएंगे। तो इस प्रकार समझते हैं थाइंडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि यानी आप प्रयास कर रहे हैं और गलतियां हो रही हैं। तो यदि हम किसी को कार्य को नया करें, किसी कार्य को हम नए करेंगे तो उसमें गलतियां तो स्वाभाविक है, गलतियां तो होंगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम उस कार्य को करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे हम प्रयोग का पूरा बताएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पावलव का कौन सा सिद्धांत है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, कुत्ते को क्या है, एक घंटी बजाई जाती है पहले, उसके बाद कुत्ते को रोटी दी जाती है। तो ऐसा ही करते हैं बार बार। तो कुत्ते समझ जाता है कि जब घंटी बजेगी तो हमें रोटी मिलेगी या खाना मिलेगा। लेकिन यदि एक बार यदि घंटी बजा दें, ठीक है, और रोटी ना दें, तो कुत्ते के जीभ में एक लार निकलती है। यानी जब घंटी बजाई जाती थी तो उसको रोटी मिलती थी, तो उसे तो यही पता है ना कि घंटी बजाई जाएगी रोटी मिलेगी। तो उसको क्या है, उसके जीभ में लार निकलती है अपने आप खाने के लिए, यानी भूख जब लगती है तो उसको क्या है, लार टपकाता था। तो एक स्वाभाविक स्थिति थी उसकी। तो इसी प्रकार घंटी बजाते हैं और रोटी नहीं देते हैं तो उसको तो यही लगता है ना कि मतलब रोटी आने वाली है, तो उसके लार टपकती है। तो इसमें आगे बताएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, चूहे पर प्रयोग किया था। कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। आगे देखते हैं, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। बूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है। हल्का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब एक एक करके समझते हैं। थाइंडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थाइंडाइक के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? प्रयत्न एवं भूल, यानी आपने प्रयास किया और भूल गए, यानी गलती की या त्रुटि की, तो इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं।
तथा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर इसे ही SR थ्योरी भी कहते हैं। तो ये आप नोट कर लें, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। अब इनका प्रयोग क्या था ये पहले समझते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े का दरवाजा एक खटके से, यानी पिंजड़ा था उसके अंदर एक लीवर मान सकते हैं, लीवर लकड़ी का या किसी का, या हम मान सकते हैं कि एक पिंजड़े का एक दरवाजे का एक खटके से खुलता था, यानी उसमें कुछ था, लीवर था जिसे दबाने से वह खुल जाता था। और भूखी बिल्ली जब पिंजड़े में बंद है तो इधर उधर तो घूमेगी, तो संयोग बस उस लीवर पर उसका पैर रख गया और दरवाजा खुल गया। ठीक है, बाहर भोजन रख देता है। थॉर्नडाइक क्या करते हैं कि एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर देते हैं और पिंजड़े के बाहर भोजन रख देते हैं। तो जब भूखी बिल्ली है तो पिंजड़े में घूम घूम कर घूमेगी चारों तरफ, तो किसी संयोगवश से उसका क्या हुआ, पैर उस लीवर पर रख जाता है जिससे उसका दरवाज़ा खुल जाता है। और जो लीवर है वो अंदर ही है, पिंजड़े के अंदर, तभी तो बिल्ली खोल लेती है। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया, थॉर्नडाइक क्या करते कि भूखी बिल्ली को अंदर कर देते, बाहर भोजन रख देते। तो ये प्रयोग बार बार चलता, तो बिल्ली घूमती अंदर और लीवर पे पैर रख जाता और बिल्ली बाहर से खाना खा लेती। लेकिन जब कई बार किया तो बिल्ली को पता पड़ गया घूमने की ज़रूरत नहीं है, लीवर पे पैर रखो, दरवाज़ा खुलेगा और बाहर भोजन रखा है। तो ये यहाँ बताया गया है। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया जब बिल्ली किसी प्रकार की त्रुटि न करके लीवर को दबाकर पिंजड़े का दरवाज़ा खोलने लगी। निष्कर्ष निकला कि उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच संबंध बन गया है। ठीक है, तो आप समझ गए थॉर्नडाइक का प्रयोग। पावलोव का सिद्धांत समझते हैं। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या CR थ्योरी भी कहते हैं। अब पावलोव का प्रयोग समझते हैं। पावलोव ने एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई, पहले क्या की, घंटी बजाई, फिर उसके सामने भोजन रखा और कुत्ता लार स्राव करता है, यानी कुत्ता क्या है, लार निकालता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई। उसके बाद उन्होंने बिना भोजन दिए केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजाने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। यही हमने आपको पूरे प्रयोग का सार समझाया था। भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भोजन को क्या कहते हैं, पावलोव के प्रयोग में भोजन को क्या कहते हैं और लार आने को क्या कहते हैं। तो भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक और लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया, ये प्रश्न आपके पेपर में आया है। निष्कर्ष यह निकलता है कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इनका प्रयोग देखते हैं। स्किनर ने एक भूखे चूहे को बक्से में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। इस गतिविधियों से बॉक्स का लीवर दब जाता है। इसमें भी बॉक्स का लीवर अंदर ही है, बॉक्स में दब जाता है तथा घंटी की आवाज़ के बाद उसे भोजन मिलता है। जब लीवर दबता है तब घंटी की आवाज़ होती है, उसके बाद उसे भोजन मिलता है। इस प्रकार अनेक प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख लेता है। यानी क्या होता है कि अंदर एक लीवर है, जब लीवर पर पैर रखा यानी चूहे का पैर जब लीवर पर रख जाता है तो एक घंटी की आवाज़ आती है और भोजन उसमें डाला जाता है या अपने आप गिरता है। किसी भी प्रकार से ये सिस्टम बनाया गया है। तो निष्कर्ष निकलता है कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है। जब उसे भूख लगती है तो वो लीवर को दबाता है
क्योंकि उसे पता है कि भोजन आएगा। एवं पुनर्वरण के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। तो यहाँ पर इस करण का ये प्रयोग आपने देखा। नेक्स्ट था कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका प्रयोग समझते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी छत से केले, कमरे में बंद कर दिया और छत से केले लटका दिए। कमरे में एक बॉक्स रखा था, वो क्या है, केले के सीध में नहीं था, किसी साइड से रख दिया। चिंपांजी उछल कूद करके केले प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता है। अचानक उसे सूझ आता है, या उसे सूझा कि बॉक्स को, यानी उसके दिमाग में, सूझ का मतलब ये है, उसके दिमाग में यह विचार आया कि केले के ठीक नीचे जो बॉक्स है उसे हम यदि रख लें, बॉक्स को रख लें, तब उछाल मारें तो केले को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, केले के बॉक्स के केले छत पे जो केले लटकाए गए हैं, जहाँ पंखा लगता है आप ऐसे मान सकते हैं, वहाँ पर केले लटका दिए। उसी के सीध में वह उस बॉक्स को रख लेता है और उस पर चढ़कर छलांग मारता है और केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार सुल्तान ने इन कार्यों से निष्कर्ष निकाला कि उसे सूझ थी, जिससे उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिली या सहायता दी। तो ये आपने समझे सभी के प्रयोग, एक एक करके इन्हें समझ लें। और जब आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हमें समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप उससे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जीन पियाजे का समझते हैं। जीन पियाजे की अवस्था की अवधारणा, इस प्रकार भी कह सकते हैं, अवस्था या प्रक्रिया की अवधारणा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार, यानी आयु के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो बताइए उन्होंने संवेदी प्रेरक अवस्था, ये है जन्म से 2 वर्ष तक। एक है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये है 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये है 7 से 12 वर्ष तक। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये है 12 से प्रौढ़ावस्था तक। अब जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, इसमें जो बालक सीखता है, ठीक है, या अपने भावों को व्यक्त करता है, वो किसके माध्यम से, संवेगों तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करता है। वो बोल नहीं पाता है, यानी जन्म के बाद इतनी जल्दी तो बोलना नहीं सीख पाता। तो संवेगों के माध्यम से, जब उसे भूख लगेगी तब भी बच्चा रोएगा छोटा सा, जब उसे प्यास लगेगी तब भी रोएगा, मम्मी दूर चली जाएंगी तब भी रोएगा। तो ये अपने बताता है, ये संवेगों के माध्यम से। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा है वो संकेतों तथा चिन्हों के माध्यम से समझता है, यानी 2 वर्ष का हो गया है तो संकेतों तथा चिन्हों के माध्यम से समझता है, वो अपनी बातों को, अपने भावों को रखता भी है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर उसे बता देते हैं, उसे समझा देते हैं। और अमूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में भी बता देते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वस्तु का मतलब ये है, जो वस्तु हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष है, जो वस्तु हमारे सामने नहीं है वो अप्रत्यक्ष होती है। जैसे कोई घटना घटी और घर पर आके उसके बारे में बताना, ये अप्रत्यक्ष वस्तु हो गई। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में बालक देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यह अवस्था संवेगों पर आधारित होती है, अर्थात बालक की समस्त क्रियाएं संवेदी अंगों अथवा ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होती हैं। नेक्स्ट है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक संकेतों तथा चिन्हों के माध्यम से बातों को समझता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोचता है तथा वस्तुओं को पहचान कर वर्गीकरण कर सकता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक अप्रत्यक्ष वस्तु एवं घटनाओं के बारे में सोचता है तथा चिंतन भी करता है। तो इस प्रकार ये आपने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। तो बूनर का संरचनात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है।
इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 बताई हैं। एक तो क्रियात्मक अवस्था, ये जन्म से 3 वर्ष तक। दृश्य प्रथमावस्था, ये 3 से 12 वर्ष तक। सांकेतिक अवस्था 12 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार ये आपकी अवस्थाएं पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका हल्का प्रबलन का सिद्धांत। तो हल्के प्रबलन के सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि हल ने बताया है कि जो सीखना है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यानी जो नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज ही बालक के विकास का आधार है, क्योंकि जो व्यक्ति है वह एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वो समाज की रीति रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार आपने जो सीखने के सिद्धांत थे वो सभी देखे और उनको समझा। नेक्स्ट इसी में बाल विकास में एक आपका टॉपिक है और आज बाल विकास आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने यदि एक क्लास से अभी तक जो क्लास कराई हैं, जो सिलेबस की प्रत्येक टॉपिक नहीं किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं। आप प्ले स्टोर से जैसे अपने लिए कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद उस पर सर्च करें DLED DELED और लिख दें PS24 का मतलब ये है परीक्षा हिस्ट्री 24। उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्या है, वीडियो की लिंक, सिलेबस वगैरह और भी कुछ हमें बताना होता है, वो हम वहाँ बता देते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं सांख्यिकी। ये आपका अंतिम टॉपिक है, समझ लें, ये बाल विकास में है। तथ्यों या फिर हम बोले आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण और अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण या सारणीकरण करें और उसका अध्ययन करें तो उसको क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। परिभाषा यदि आपको देनी है तो आप लिख सकते हैं, फर्गुसन के अनुसार सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के वर्गीकरण और व्याख्या से है। तो इस प्रकार आपने सांख्यिकी का मतलब समझा। जो तथ्य हैं या आंकड़े हैं उनका वर्गीकरण करना, सारणीकरण करना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी का महत्व या आवश्यकता, सांख्यिकी का महत्व या आवश्यकता ये पूछे जाते हैं प्रश्न आपके पेपर में। तो छात्रों की रुचियों, योग्यताओं के अनुसार परीक्षण करने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, छात्रों के परिणामों के विश्लेषण के लिए, शैक्षिक कार्यों के लिए, तो इस प्रकार आप महत्व दे सकते हैं और परिभाषा भी दे सकते हैं सांख्यिकी की। आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण, ये क्या है इसे समझते हैं। आंकड़ों को रेखाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? रेखाओं के माध्यम से चित्रीय निरूपण रेखा चित्र निरूपण कहलाता है। आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण की विधियां कौन सी हैं? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति वक्र, संचयी प्रतिशत वक्र। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं विधियां पूछी जाएं तो। आंकड़ों के प्रकार, तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। एक तो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े। अब देखते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ व मापन, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहते हैं।
तो ये परिभाषा थोड़ी लेंथी है, आप इसे समझ सकते हैं, एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। इससे एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो इसके प्रकार क्या हैं? 3 हैं। एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। जो माध्य है उसे मध्यमान भी कहते हैं, माध्यिका है उसे मध्यांक कहते हैं। यहाँ पर का है ये ध्यान रखें, और यहाँ पर क्योंकि आधा धा देखकर ये ना समझें कि ये दोनों एक ही हैं। माध्य को मध्यमान कहते हैं, मध्यमान, माध्यिका को माध्यांक कहते हैं। यहाँ का है तो यहाँ भी का है, इससे अंतर कर सकते हैं। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के प्रकार ये पूछे जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के प्रकार या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार, तो ये 3 हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब एक एक करके समझते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये गणित के तरीके से या गणित का ही टॉपिक है जो बाल विकास में दिया है। माध्य, पदों के योग में, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। माध्य कब प्राप्त होता है? पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। तो इस प्रकार आपने परिभाषा से ही सूत्र बना लिया। अब प्रश्न पूछा जाएगा, उसे आप कर सकते हैं कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, इनका मध्यमान। तो आपने देखा मान यानी कि माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर मध्यमान लिखा है, इसका मतलब ये है माध्य निकालना है, का तो है नहीं। ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक दिए, विद्यार्थी दिए हैं, तो पदों का योग, इन सब का योग कर लेंगे, ठीक है। पदों की संख्या इन्हें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का भाग लगाया, इन सब का योग कर लिया, यही लिखा है। जब योग कर लेंगे 164 आएगा, 8 का भाग लगाएंगे 20.5 आएगा। इस प्रकार एक प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, अंक चेंज कर देगा और पूछा यही जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं माध्यिका। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त यानी दिए हुए प्रदत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका कहलाती है। समझते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के सूत्र, 2 सूत्र हैं। जब विषम पद हों, ठीक है, जब विषम पद हों तब माध्यिका निकालेंगे, n+1/2 वां पद, ऐसे करके। तो n क्या है? समूह के प्राप्तांकों की कुल संख्या या पदों की कुल संख्या, गिन लेंगे हम, ठीक है, तभी तो सम या विषम पता पड़ेगा। जब सम पद हों तो ये है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, बट्टे 2। तो ये 2 सूत्र आपको मिल गए। अब जब प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दिया है, निम्नलिखित समूह के प्राप्तांकों का मध्यांक यानी माध्यिका पूछी है, ये दिए हैं। अब पहले क्या करेंगे, इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में हमने लिख लिया। आरोही क्रम होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब ये पदों की संख्या काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की जो संख्या है वो n बराबर कितनी? 7, यानी 7 विषम। तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे। समो विषम आपको पता है ना, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम, जिसमें ना जाए वो विषम। तो माध्यांक जो पेपर में लिखा है वही लिखेंगे। तो n+1/2 वां पद, तो n की जगह हम लगाएंगे 7, 7 और 1 8, 8/2 वां पद, यानी 2 का भाग लगाएंगे 4, तो 4वां पद। और यहाँ अब क्या करेंगे, 4वां पद यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये है चौथे नंबर पर, तो यही आंसर होगा। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट है आपका बहुलक। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। तो ये प्रश्न है, इसमें ये देख लेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर 8 आया है 3 बार, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से अधिक आई हो, तो ये बहुलक हो गया। यहाँ पर बहुलक माध्य और माध्यिका में जो संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य या 3 माध्य, सॉरी, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी 3 गुणा माध्य, सॉरी
जो बहुलक है वो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका है, ये माध्य नहीं है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी 2 गुणा, ये गुणा में है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। एक बार इस सूत्र को दोबारा देखते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इस प्रकार आप कर सकते हैं, माध्यिका माइनस 2 माध्य इस सूत्र में रख देंगे, क्योंकि पूछा जाता है माध्यिका आपको दी होगी, माध्य दिया होगा, बहुलक पूछा जाएगा, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 3 या गुणा में है, इस प्रकार 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये सूत्र की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपको माध्यिका का मान दिया होगा और माध्य का भी दिया होगा, तब बहुलक पूछेगा, तब ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाल विकास का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देंगे समझाते हुए, क्योंकि आपको प्रत्येक टॉपिक को हमें समझाना है। आप समझते रहें, हम आपको समझाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो छात्र कहीं जॉब कर रहे हैं या विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम PDF नोट्स देते हैं। PDF नोट्स पेड हैं, ये ध्यान रखें। हमने क्या बताया? जो जॉब कर रहे हैं या विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हैं, पेड हैं। कुछ नॉर्मल फीस है, उसे आप पे करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं 84 45 76 64 64 पर, और PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज वही करें, इसका कुछ चार्ज है, वो आप अगर पूछना है तो मैसेज कर सकते हैं, और जिन्हें ज़रूरत है वो मैसेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।